नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए रूप सिंह चंदेल जी की लिखी कहानी खंडित स्वप्न। कॉलेज में आज भी मीटिंग देर से समाप्त हुई। जब वे घर पहुंची 3:30 बज रहे थे। दरवाज़ा खोलते ही नौकरानी पूछ बैठी, बीबी जी आज फिर देर कर दी। लेकिन उसकी बात का उत्तर दिए बिना उससे जल्दी खाना लगा देने के लिए कहकर बिना कपड़े बदले ही वह बाथरूम चली गई। और जब बाहर निकली उनके चेहरे से दिन भर की थकान के चिन्ह मिट चुके थे। पेट में चूहों को धमा चौकड़ी करते 2 घंटे से अधिक हो चुके थे। वे सीधे डाइनिंग रूम में जा पहुंची। रोजाना की भांति रामकली ने टेबल पर खाना सजा दिया था। वे खाना शुरू ही करने वाली थीं कि रामकली ने उन्हें एक लिफाफा पकड़ा दिया। बोली, मुआ डाकिया लिफाफा दे ही नहीं रहा था, कहता था मीम साहब के नाम है, मैं उन्हीं को दूंगा। बड़ी मुश्किल से माना। कहकर वह उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए उनकी ओर देखने लगी। लेकिन दीपाली ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। वे उलट पलट कर लिफाफे को देखती रहीं। आखिर उन्होंने लिफाफा खोल डाला। उसमें जो कुछ था उसे देख उनका मन उद्वेलित हो उठा, मानो सरोवर के स्थिर जल में कंकड़ फेंक दिया गया हो। उन्होंने कागजों को मेज पर रख दिया और रामकली को वहां से जाने के लिए कहा। उसके जाने के बाद सिर को कुर्सी से टिकाकर वे सोचने लगीं। तो विजय के साथ संबंधों की यही अंतिम परिणति होनी थी। इतने दिनों में ही सब कुछ बेमानी हो गया, प्रेम, रिश्ते, इंसानियत। और वे धीरे धीरे अतीत की अंधेरी गुफाओं में धंसती चली गईं। उन दिनों वे एमए फाइनल में थीं। प्रतिवर्ष की भांति उस वर्ष भी कॉलेज के वार्षिकोत्सव के अवसर पर छात्र संघ की ओर से एक नाटक मंचित होना था। नाटक था अभिज्ञान शाकुंतलम। छात्र संघ के सामने एक गंभीर समस्या पैदा हो गई शकुंतला की भूमिका को लेकर। कॉलेज की कोई भी छात्रा उस भूमिका के लिए तैयार न थी। वार्षिकोत्सव के दिन निकट आते जा रहे थे। रिहर्सल शुरू हो चुकी थी, लेकिन शकुंतला का स्थान रिक्त था। तभी एक दिन छात्र संघ के अध्यक्ष महेंद्र के साथ विजय उनके पास आए। काफी देर तक वे शकुंतला के अभिनय के लिए उन्हें समझाते रहे। उन्होंने दूसरे दिन अपना निर्णय बताने के लिए कहकर उन्हें टाल दिया था। लेकिन कॉलेज से घर वापस जाते समय पूरे रास्ते वे सोचती रहीं कि वे शकुंतला का अभिनय कर सकती हैं या नहीं। और घर तक पहुंचते पहुंचते इस निर्णय पर पहुंची कि वे यह अभिनय कर सकेंगी। और दूसरे दिन महेंद्र और विजय को उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी थी। वार्षिकोत्सव के दिन नाटक मंचित हुआ। दुष्यंत का अभिनय विजय कर रहे थे। नाटक बहुत सफल रहा था। नगर में दोनों के अभिनय की चर्चा थी। समाचार पत्रों ने विशेष प्रशंसात्मक टिप्पणियों के साथ उन दोनों के चित्र प्रकाशित किए थे। नाटक की सफलता के बाद वे और विजय अनायास ही एक दूसरे के निकट आ गए थे। विजय उनके सहपाठी थे और उसके बाद प्रायः ही उनके घर आने लगे थे। धीरे धीरे वे महसूस करने लगी थीं कि वे वास्तव में ही शकुंतला हैं और विजय दुष्यंत। एक दिन वे फूलबाग में टहल रहे थे। टहलते हुए अचानक विजय रुक गए और दोनों कंधों के पास उन्हें पकड़कर बोले, दीपा, मैं तुमसे बहुत दिनों से एक बात कहना चाह रहा था। कहो। उन्होंने जिज्ञासा भरी नजरें विजय के चेहरे पर गड़ा दी थीं। यह मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन सच मानो तुम्हें लेकर मैं तमाम स्वप्न। आगे वह कुछ बोल न पाए थे। वे भी उस क्षण भावुक हो उठी थीं। बिना बोले ही विजय की आंखों में कितनी ही देर तक देखती रही थीं और उन्होंने उन आंखों में साकार होने के लिए मचलते हजारों स्वप्न देखे थे। क्षण भर बाद उन्हें झकझोरते हुए विजय ने पूछा था, पागलों की तरह क्या देख रही हो दीपा? कुछ नहीं। अच्छा, चला जाए, बहुत देर हो गई। और दोनों चल पड़े थे। उस दिन के बाद विजय का अधिकांश समय उनके साथ ही बीतने लगा था। विजय के प्रस्ताव पर उन्होंने कंबाइंड स्टडी शुरू कर दी थी। कॉलेज से वह सीधे उनके घर आ जाते और रात देर तक पढ़ने के पश्चात घर जाते। समय तेजी से खिसकता रहा और परीक्षा सिर पर आ गई और एक दिन वह भी संपन्न हो गई। परीक्षा के अंतिम दिन घर लौटते हुए विजय उन्हें एक रेस्टोरेंट में ले गए। कॉफी पीते हुए उन्होंने सीधे शादी का प्रस्ताव रख दिया।
वे उस समय फिर क्षण भर के लिए कहीं खोसी गई थीं। कप में पड़ी कॉफी ठंडी हो गई। विजय भी कॉफी पीना भूलकर निर्निमेष उनके चेहरे पर आ जा रहे भावों को देखते रहे थे। जब ब्यारे ने आकर पूछा, साहब और कुछ चाहिए, तब दोनों की तंद्रा दूर हुई थी। अरे कॉफी तो ठंडी हो गई, तुमने पी क्यों नहीं? आपने भी तो नहीं पी? अरे हाँ। फिर ब्यारे को 2 और कॉफी का ऑर्डर देकर विजय बोले, दीपा तुमने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या उत्तर देना इतना आसान है? यह सब कुछ तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है, यदि तुम चाहोगी। लेकिन विजय, क्या हमारे माँ बाप इतनी आसानी से तैयार हो जाएंगे? मैं तुम्हारे मम्मी पापा के विषय में नहीं बता सकता, लेकिन मेरे मम्मी पापा को कोई आपत्ति न होगी। वे कुछ सोचती रह गई थी। तभी ब्यारा आ गया था। थोड़ी देर के लिए उत्तर देने से वे बच गई थीं, लेकिन बिल चुकता करने के बाद जब दोनों रिक्शा पर सवार हुए, विजय ने पुनः पूछ लिया, क्या सोचा तुमने दीपा? कुछ दिन सोचने दो। ठीक है। लेकिन विजय के प्रस्ताव को वे अधिक दिनों तक टाल न सकी थीं। विजय के असीम प्यार प्रदर्शन ने उन्हें स्वीकृति के लिए विवश कर दिया था। विजय को पा जाने की लालसा उनके अंदर तीव्रतर हो उठी थी। उन्होंने अपना निर्णय मम्मी पापा को बता दिया, लेकिन जैसे कि आशा थी वही हुआ। विजय के साथ विवाह करना उन लोगों को स्वीकार न था। 2 पीढ़ियों के मध्य विचारों की टकराहट शुरू हो गई थी। जैसे जैसे मम्मी पापा उनकी गतिविधियों को प्रतिबंधित करते जा रहे थे, उनके मन में विजय के साथ विवाह करने का निश्चय दृढ़ होता जा रहा था। और एक दिन लावा फूट ही पड़ा था। पापा का रुद्र रूप उन्होंने उस दिन पहली बार देखा था। उल्टा सीधा कहने के बाद उस दिन अंत में वे बोले थे, दीपू अगर तूने उसके साथ शादी की तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए सदैव के लिए बंद हो जाएंगे। हथियार तो उन्होंने डाल दिए थे, किंतु रूढ़िवादी ऐंठ उनमें तब भी शेष थी। जिस दिन परीक्षा फल घोषित हुआ, विजय दौड़ते हुए उन्हें प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने की बधाई देने आए थे। लेकिन उस समय पापा ने विजय का जो अपमान किया, उससे वो बौखला उठी थीं, किंतु किसी प्रकार अपने को संयत किए रही थीं। उस क्षण उन्होंने उस घर को शीघ्र ही छोड़ देने का निर्णय किया था और उसके ठीक 20वें दिन उन्होंने विजय के साथ कोर्ट मैरिज कर ली थी। विजय उन दिनों समाचार पत्रों में रिक्त स्थान देखने लगे थे। कई जगह आवेदन भी किया, लेकिन कहीं से कोई उत्तर नहीं आया। वे स्वयं पीएचडी करने के विषय में सोचने लगी थीं। एक दिन जब परिवार के सब लोग शाम की चाय ले रहे थे, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। उनकी बात सुनते ही विजय के मम्मी पापा एक साथ बोल उठे थे, बहू हमारी सामर्थ्य न तो अब विजय को आगे पढ़ाने की है और न ही तुम्हें। पापा तो इतना ही कहकर चुप हो गए थे, किंतु मम्मी आगे बोली थी, हाँ अगर तुम्हारे पापा चाहें तो तुम्हें पढ़ा सकते हैं, उनके पास धन की कोई कमी भी नहीं है। लेकिन मम्मी, अब उनसे कुछ भी अपेक्षा करना क्या उचित है? क्या बात कह रही हो बहू? माँ बाप आखिर माँ बाप ही होते हैं। थोड़े दिनों बाद बच्चों को माफ कर देते हैं। उन्हें कितनी सरलता से मेरा हीरा जैसा बेटा दामाद के रूप में मिल गया है, वह भी बिना दहेज। सोच बहू, अगर वे तुम्हारी शादी कहीं और करते तो? खैर तू तो खुद ही समझदार है, पढ़ी लिखी है। छोड़िए भी मम्मी इन बातों को, कहकर विजय उठकर वहां से चले गए थे। वे भी रुक न पाई थी। कमरे में जाकर बेड पर ढह गई थी। रात विजय की आहट पाकर उनकी नींद खुली थी, लेकिन उनसे बिना कोई बात किए बत्ती बुझाकर वह भी लेट गए थे। उस दिन के बाद उस घर का वातावरण तनावपूर्ण हो उठा था। विजय के अतिरिक्त सभी उनसे कम बातें करने लगे थे और विजय को भी उनसे बात करने का वक्त कहाँ मिलता था। वह सुबह के निकले शाम को घर में प्रवेश करते थे। घर में सबके होते हुए एकाकीपन उन्हें डसता रहता था। शादी के बाद पूरे 8 महीने हो चुके थे विजय को भटकते हुए, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिली थी। एक सुबह अखबार में रिक्त स्थान देखते हुए वह उछल पड़े थे। डीएवी में लेक्चरर की पोस्ट निकली थी। उनके कंधे झकझोरते हुए वह बोले थे, दीपा तुम आवेदन कर दो, तुम्हें यह पोस्ट मिल सकती है। घर के वातावरण ने उन्हें उबा दिया था। विजय की मम्मी का व्यवहार उनके प्रति दिन प्रतिदिन अत्यधिक रूखा और कड़वा होता जा रहा था। छोटी छोटी सी बात में वह उन्हें प्रताड़ित करने लगती थी। उन दिनों वास्तव में वे भयंकर मानसिक तनाव में जी रही थीं।
यह उनके लिए एक सुखद अवसर था। उन्होंने आवेदन किया और साक्षात्कार में बिना किसी सिफारिश के चुन ली गईं। लेकिन उनका नौकरी करना भी विजय के मम्मी पापा को पसंद नहीं आया। एक दिन उनके कॉलेज से लौटते ही उन लोगों ने स्पष्ट घोषणा की थी, नौकरी पेशा बहू के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। यदि नौकरी करनी है तो जाकर रहो अपने पिता के घर। एक ओर था भविष्य और दूसरी ओर था वर्तमान का कलहपूर्ण जीवन। उन्होंने विजय से बात की, लेकिन विजय ने कोई उत्तर नहीं दिया। आखिर कई दिनों की कलह के बाद उन्होंने विजय से स्पष्ट कह दिया, अब वे उस घर में नहीं रह सकती, अलग मकान की व्यवस्था करेंगी। विजय फिर भी चुप रहे थे, लेकिन वे निर्णय कर चुकी थीं अलग रहने का। आखिर विजय को झुकना पड़ा। ब्रह्मनगर में 2 कमरों की जगह किराए पर लेकर उस घर को भी उन्होंने एक दिन छोड़ दिया। किराए के मकान में आने के बाद उन्होंने विजय को आईएएस में बैठने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी सलाह विजय को पसंद आई और वह आईएएस की तैयारी में जुट गए। उस मकान में आने के 4 महीने पश्चात विजय और उनके प्रेम का प्रतीक विभू पैदा हुआ। उन दिनों विजय आईएएस की परीक्षा देने गए हुए थे। कितनी परेशानियां उठानी पड़ी थी उन्हें। दोनों घरों के दरवाजे उनके लिए बंद थे। असहाय सी उन्होंने पड़ोसी की कुंडी खटखटाई थी। उस दिन उन्हें पहली बार एहसास हुआ था कि कभी कभी गैर अपनों से अच्छे होते हैं। पड़ोसी ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया था, जहां रात भर उनकी पत्नी उनके साथ रही थी। पैदा होने के बाद विभू पर प्रथम दृष्टि पड़ते ही चीख कर उन्होंने आंखें बंद कर लीं और नर्स से बोली थी, सिस्टर, इस मांस के लोथड़े को ले जाइए, यह मेरा बच्चा नहीं है, नहीं। और वे बेहोश हो गई थीं। लेकिन होश आने पर नर्स और पड़ोसिन के समझाने के बाद विभू को गोद में लेकर न जाने कितनी देर उसे देखती रही थी। विभू का नीचे का भाग अपंग था। उसे अपनी छाती से लगाकर वे फूट फूट कर रोती रही थीं। दूसरे दिन विजय लौट आए थे। सीधे अस्पताल पहुंचकर उन्होंने पहले विभू को देखना चाहा था, लेकिन उन्होंने केवल ऊपर का भाग ही उन्हें दिखाया था। काफी देर तक बातें करने के बाद जब विजय उनके लिए फल और दूध लेने के लिए चलने लगे, उसी समय नर्स आ गई और विभू की सफाई करने के लिए जैसे ही उसने ऊपर से कपड़े हटाए, विजय की दृष्टि विभू के पैर पर पड़ी थी। विजय के मुंह से भी एकदम चीख निकल गई थी, दीपा, दीपा, यह क्या है? तुम्हारे घर में मुझे मिली मानसिक यंत्रणा का परिणाम। वे फूट फूट कर रोने लगी थी। नर्स ने विभू को संभालने के लिए उन्हें डपट दिया था और आंसू पोंछकर वे उसे गोद में उठाने लगी थी। विजय कब चले गए उन्हें पता नहीं चला। विजय आईएएस में सेलेक्ट हो गए थे। प्रशिक्षण के लिए उन्हें मसूरी जाना था। जाने से एक दिन पहले बोले, दीपा, तुम अकेले विभू और नौकरी दोनों कैसे संभाल पाओगी? मैं कल एक आया के लिए बात कर आई हूँ। वह दिन भर विभू की देखभाल किया करेगी, तुम चिंता न करो। थोड़े दिनों की बात है, जब तुम्हारी कहीं पोस्टिंग हो जाएगी तब मैं नौकरी छोड़ दूंगी। विजय कुछ सोचने लगे थे। तब तक विभू भी कुछ बड़ा हो जाएगा, तब हम दिल्ली या कहीं और उसका इलाज करवाएंगे। इसके इलाज के लिए भी तो पैसों की ज़रूरत होगी। विभू ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा ना विजय? विजय की छाती से लगकर उन्होंने पूछा था। क्यों नहीं ठीक होगा? इससे अधिक खराब केसेस ठीक हो जाते हैं। विजय, उस दिन की कल्पना करो जब तुम किसी दफ्तर के इंचार्ज होगे। हम सब एक साथ रह रहे होंगे। विभू स्कूल जाया करेगा और रात में हम तीनों एक साथ बैठकर भोजन किया करेंगे। कितना अच्छा होगा तब। आंखें बंद किए वे बोली थी, बहुत अच्छा लगा करेगा दीपा, लेकिन तुम अधिक कल्पनाएं मत किया करो। उनके कान में चिकोटी काटते हुए विजय ने कहा था, मेरी तैयारी की भी चिंता करोगी या बातें ही करती रहोगी? वे विजय की तैयारी में जुट गई थीं। मसूरी पहुंचकर विजय ने कई पत्र लिखे, जिनमें अपने प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षणार्थियों के विषय में विस्तार से चर्चा की। वे भी हर पत्र का उत्तर देती रहीं और अपनी तथा विभू की चिंता न करने के विषय में उन्हें लिखती रहीं। कभी कभी विजय के पत्र आने में देर हो जाती, तब वह लगातार कई पत्र लिखकर उन्हें लापरवाही की याद भी दिला देती थी। एक बार लगभग 15 दिन तक विजय का कोई पत्र नहीं आया। उन्होंने भी सोच लिया कि इस बार वे तब तक पत्र नहीं लिखेंगी जब तक विजय का पत्र नहीं आता। आखिर एक दिन उनका पत्र आया, जिसमें माफ़ी मांगते हुए उन्होंने लिखा था,
दीपा आजकल पढ़ाई तथा अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त रहने के कारण तुम्हें पत्र नहीं लिख पाया। मैं जानता हूँ तुम्हें अवश्य बुरा लगा मैं जानता हूँ तुम्हें अवश्य बुरा लग रहा होगा। भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ मेरे साथ लखनऊ की नीता सिंह भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। मेरी अच्छी मित्र बन गई है। कभी अवसर मिलने पर तुमसे मिलवाऊंगा। तुम उन्हें अवश्य पसंद करोगी। उस पत्र में ना तो विजय ने यह पूछा था कि वे कैसी हैं और न ही विभू के विषय में एक शब्द लिखा था। उन्हें यह अच्छा न लगा। उन्होंने कई दिनों बाद पत्र का उत्तर दिया, लेकिन विजय उनसे 10 हाथ आगे निकले। उन्होंने 1 महीने बाद उनके पत्र का उत्तर दिया, वह भी केवल 4 पंक्तियों में। इन्हीं दिनों विभू बीमार हो गया। उसकी बीमारी में वे इस कदर उलझीं कि विजय को लिख नहीं पाईं। शहर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाने के बाद भी वे विभू को बचा न सकी। विभू उन्हें छोड़कर चला गया। विभू की मृत्यु ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। विभू की मृत्यु का समाचार विजय को देते हुए उन्होंने लिखा कि वह चाहे 1 दिन के लिए घर आए, किंतु आए अवश्य। लेकिन विजय नहीं आए। काफी दिनों बाद उनका पत्र आया जबलपुर से। उनकी वहां पोस्टिंग हो गई थी, लेकिन उसमें उन्होंने केवल अपनी पोस्टिंग की सूचना ही दी थी। विभू की मृत्यु के विषय में एक शब्द भी न लिखा था। वही विजय का अंतिम पत्र था। उनका मन विजय से मिलने के लिए परेशान था, लेकिन विश्वविद्यालय की परीक्षाएं निकट थीं, जिससे वे उनसे मिलने भी नहीं जा सकती थीं। समय तेजी से गुजरता जा रहा था। उनकी परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। जबलपुर के पते पर विजय को लिखे उनके अनेक पत्र अनुत्तरित रहे थे, और एक दिन उन्होंने निर्णय किया कि न तो वे विजय को पत्र लिखेंगी और न ही उनसे मिलने जाएंगी। उन्होंने अपने को पूरी तरह अध्ययन और अध्यापन में लगा दिया। 2 वर्ष का समय कब और कैसे बीत गया पता नहीं चला। 2 वर्ष बाद उन्हें जो कुछ मिला वह उनके सामने था तलाक के कागजातों के रूप में, जिसके साथ विजय का संक्षिप्त पत्र था, जिसमें उन्होंने कागजातों को हस्ताक्षर करके तुरंत लौटा देने का मात्र अनुरोध किया था। उन्होंने एक नज़र सामने रखी खाली प्लेटों पर डाली, जिसे ठीक उनके सामने नित्य प्रति की भांति रामकली ने सजा रखा था। रामकली कितना ख्याल रखती है मेरी भावनाओं का, वे सोचने लगी। यही तो था उनका स्वप्न। मेज के एक ओर वे होंगी, एक ओर विजय, एक ओर विभू। लेकिन वह स्वप्न तो कब का खंडित हो चुका। उन्होंने पेन उठाया और तलाक के कागजातों पर हस्ताक्षर करने लगी। अभी आप सुन रहे थे रूप सिंह चंदेल जी की लिखी कहानी खंडित स्वप्न।